चैप्टर नंबर 7, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि क्लास चल रही है। सभी के सामने बुक्स देखनी है, हाथ में पेन या पेंसिल। मेरे वीडियो का ऑप्शन ही है। यस, अभी सभी का ऑन नहीं है। मैम मेरा वीडियो का ऑप्शन ही नहीं है। ओके कुशाल, देख ली मैंने बुक आपकी। यस अंश देवरा, बुक देखनी है आपकी मुझे। अंश देवरा, ओके। राहुल, ओके। पवन, अर्पित मीणा, अर्पित मीणा, हर्षिता, दो तीन बच्चों को अनम्यूट कर रही हूँ। भवांशी, आदित्य, राज सिंह, मैम, ईशान, इशिका, ओके। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। लेखक है इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले इस पाठ किस संबंध में है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में पाठ का सारांश देख लेंगे। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, लेखक इस पाठ में बता रहा है कि आजकल के समाचार पत्रों में चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि की खबरें छप रही है और उनको पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है, उनको पढ़ने से जो समाज में निराशा का वातावरण बना है, उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। क्या है इस पाठ में? इस समाचार पत्र कौन कौन पढ़ता है बताइए मुझे। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? मैं कभी 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 नहीं, रोज पढ़ा करो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आजकल क्या क्या ये इतनी सारी घटनाएं अपने को पढ़ने को मिल रही है, जिसमें भ्रष्टाचार की है, हिंसा की है, बेईमानी की है, चोरी की है। तो इससे समाज में क्या है, निराशा का वातावरण फैल रहा है। तो उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करना पर हमें जो अच्छे काम करते हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन सब ऐसी जो घटनाएं, चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, इन सब को पढ़कर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि किसे देखना चाहिए, जो अच्छी अच्छी जो घटनाएं हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो अच्छे काम करने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल समाचार पत्रों में जब लेखक देखता है कि उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, अर्थात उसमें बहुत अधिक मात्रा में ये सब घटनाएं पढ़ने को मिलती है, जिससे देखकर लेखक का मन दुखी हो जाता है और इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। इन घटनाओं में एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है।
इसे देखकर तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। और लेखक को ये सब देखकर क्या लगता है कि इस देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। जैसे हम न्यूज वगैरह में देखते हैं तो छोटी सी भी बात होगी ना तो उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बताया जाएगा, जितनी वो होगी भी नहीं उससे अधिक बढ़ा चढ़ाकर उस बात को दिखाया जाता है। तो उसके नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो सारे दिखा देंगे, लेकिन उसमें गुण क्या छिपा है उसको नहीं दिखाया जाता है। तो उसके सारे गुण छिपा लिए जाते हैं और उनके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक यहाँ बता रहा है कि जो चिंता का विषय है वो है कि सारे उसकी जो नकारात्मकता है वो देखी जाती है, उसमें गुण है उसको छिपा लिया जाता है। और लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनुष्य पैदा हुए हैं। लेखक यहाँ मानता है कि भारत पर बहुत महर्षि महामुनि पैदा हुए हैं। तो मानवता हमारा आधार है। हमारे भारत देश का आधार क्या है? मानवता। मानव के हित के लिए हम कार्य करते हैं। एक दूसरे पे ना ही प्रत्यारोप करना, आरोप प्रत्यारोप मैम करना, दूसरे के गुणों को देखना, ये सब यहाँ मनुष्यों का जो महामुनि पैदा हुए हैं उनका आधार है। तो यहाँ विभिन्न जातीय रूपी बूंदे मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनती है। यहाँ भारत में क्या है, विभिन्न जन समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और उन जातियों को मिलकर क्या बनता है, पूरा हमारा जो राष्ट्र है वो। तो मैम यस मैम आपने मुझे बोला था ना कि मैम 5 चैप्टर की क्वेश्चन आंसर कराना है, तो मैम मैंने फाइंड कर लिए। ओके। अभी नेक्स्ट क्लास में आज तो मैं जो अपना चैप्टर है वो नया चैप्टर ले ली हूँ और उसके बाद में मैं देखती हूँ। ठीक है। तो आजकल किस तरह का वातावरण बना हुआ है? लेखक यहाँ कौन से वातावरण पर चिंता व्यक्त की है? लेखक ने चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि जो वातावरण बना हुआ है उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। और इससे क्या है, जो परिश्रमी लोग हैं, जो भोले वाले लोग हैं वो परेशान है। और ऊपर कौन उठ रहे हैं? जो बेईमानी और फरेब का जो व्यापार कर रहे हैं वो लोग ऊपर उठ रहे हैं और जो परिश्रमी है वो परेशान होते जा रहे हैं। तो इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि क्या बनकर रह गई है? बेबसी बनकर रह गई है। उसमें जीवन मूल्यों के प्रति और उससे जीवन मूल्यों के प्रति मानव में जो लोगों में जो आस्था थी वो डगमगाने लगी है। कि जो लोग चोर हैं, बेईमान है, वो तो ऊपर उठते जा रहे हैं और ईमानदारों का कोई महत्व इस दुनिया में नहीं रहा है। तो इससे ईमानदारी के प्रति लोगों के मन में आस्था विचलित होने लगी है, अर्थात आस्था डगमगाने लगी है। तो यही इस पाठ में बताया। और इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने 2 ऐसी घटनाएं बताई है कि अभी भी ऐसी भारत देश में ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें उसकी सकारात्मकता देखनी चाहिए, ना कि नकारात्मकता। लेखक के साथ कई घटनाएं ऐसी हुई है। एक तो लेखक इस संबंध में सबसे पहले जो एक घटना है उसके बारे में बता रहा है कि लेखक जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है तो उनके पास में जो छुट्टे पैसे हैं वो नहीं होते हैं और उसने टिकट जो कंडक्टर है उसको वसूल नहीं देता है वो। तो फिर वो कहीं चला जाता है, उसके पास में होगा नहीं पैसे उस टाइम, तो वो कहीं से भी फिर छुट्टे पैसे करवा के उसको 90 रुपए वापस देता है। कई देर बाद में लेखक को ढूंढते हुए वो कंडक्टर आता है और उसको 90 रुपए वापस देता है। और जब वो उसको 90 रुपए वापस देता है तो उसके जो चेहरे पे जो भाव थे, संतोष के भाव थे, वो देखकर लेखक को लगता है कि ईमानदारी अभी भी जीवित है। ठीक है, एक घटना तो ये हो गई। तो और दूसरी घटना जो इस पाठ में अपने को बताई गई है लेखक ने, कि एक बार लेखक अपने परिवार के सहित यात्रा कर रहा होता है और बीच में बस खराब हो जाती है। बहुत सारे यात्री उसमें होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो वो बस खराब हो जाती है। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर एक साइकिल लेता है और वहां से चला जाता है।
वो 1.5-2 घंटे तक आता नहीं है। अब लोगों के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं कि हो सकता कल ही यहाँ पर डकैती हुई है, तो हो सकता है वो कंडक्टर किसी किन्हीं चोरों डाकुओं को लेने गया होगा, वो हमें लूटने के लिए आ ही रहे होंगे। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जो यात्री है वो क्या करते हैं, उस बस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। अब वो सोचते हैं कि जैसे ही डाकू लेके आएगा वो कंडक्टर, तो हम सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे, तो वो हम अपना बचाव कर लेंगे। और वो जो लोग हैं, जो यात्री है, बस यात्री, उस लेखक ड्राइवर को मारने की कोशिश करते हैं। इतने में लेखक उसको कैसे तैसे बचा लेता है। ड्राइवर को तो वो बचा लेता है, लेकिन उनके मन में अभी भी शंका थी कि पता नहीं वो कंडक्टर कहाँ गया है, लुटेरों को लेके साथ आता ही होगा। लेकिन जब 2-2.5 घंटे गुजर गए, फिर लेखक वो 2-2.5 घंटे गुजर जाते हैं और वो कंडक्टर किसी एक तो बस लेके आता है, खाली बस के साथ में आता है, और आते ही वो बोलता है कि ये बस तो चलने लायक है नहीं, तो सभी यात्री इस बस से यात्रा करेंगे। तो उनकी जो सोच है यहाँ पर क्या गलत साबित होती है, लोगों की सोच। तो और साथ में वो कंडक्टर क्या क्या लेके आता है, जो बच्चे पानी के लिए, दूध के लिए तड़प रहे थे, उनके लिए कुछ दूध लेके आता है, पानी लेके आता है, उन बच्चों को पिलाता है, छोटे बच्चों को दूध पिलाता है। तो यहाँ लेखक क्या बताना चाह रहा है कि हम सोच लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो वो सही ही हो। तो हमेशा नकारात्मक पक्ष ही नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए। तो इससे लेकर क्या बताना चाह रहे हैं कि मानवता अभी भी जीवित है, अभी भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। ओके, चैप्टर शुरू करें या आप लोग रीड कर लोगे पूरा? चैप्टर रीड कर लेते हैं और हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करते जाना। हार्ड वर्ड्स आपको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है? मैम ये हार्ड वर्ड्स ये नहीं जो है ना वर्कबुक में इतनी शब्दार्थी, तस्करी, आरोप प्रत्यारोप, ये शब्दार्थ ही होते हैं, लेकिन जैसे उसमें पूरे नहीं हो, तो आप जब भी एक लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, तो जो आपको कोई भी शब्द समझ में नहीं आए, तो आप उसका आंसर अर्थ मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं साथ के साथ बताती जाती हूँ, ठीक है? ओके मैम। क्या निराश हुआ जाए, लेखक है इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ठगी समझते हो किसी को ठग लेना, डकैती सामान वगैरह उसका लूट लेना, चोरी सभी समझते हो, तस्करी होता है कि बिना सरकार की परमिशन के वस्तुओं की एक देश से दूसरे देश में बेचना, वो होता है तस्करी। अपना टैक्स बच जाए, इससे वो सरकार से चोरी छिपे निर्यात करते हैं, ठीक है? और समाचार के भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा है, तो लोगों की सोच क्या है कि ये तो रिश्वत लेके ही काम करेगा, कि तो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष उसमें दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता तो उसमें लोग देखेंगे क्या, ना उसमें गुण देखेंगे ना दोष देखेंगे, वो तो अपना क्या है बैठा ही रहेगा। लेकिन जो काम करते हैं तो उसमें उनके गुण देखने की बजाय लोग क्या देखते हैं, दोष खोजने लगते हैं। उसके जो सारे गुण हैं भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा जाएगा। चाहे वो 100 में से 90 गुण करते और बाई चांस एक उससे गलती हो जाए, तो उस गलती पे उसका फोकस रहता है। लोगों का फोकस क्या किस पे रहता है, उसकी गलती पे। उस गलती को वो बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है।
तो लेखक यहाँ कह रहा है कि यदि आपके मन में भी ऐसी स्थिति है तो ये निश्चय ही चिंता का विषय है। हमें किसी के गुणों को क्या देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, ना कि अवगुण को। लेकिन आजकल क्या होता है, समाचार पत्र ले लो, चाहे न्यूज चैनल ले लो, कहीं भी एक कमी दिखी तो उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखेंगे कि उसके सारे जो पीछे गुण है वो तो छिप जाएंगे और वो जैसे कि सारा ही दोषी है, इस तरह दिखाया जाता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? गह्वर मीन्स होता है गड्ढा, ठीक है। अतीत मीन्स बीता हुआ समय। आर्य और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान, आर्य और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर लेखक क्या स्थापित करना चाह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारा भारतवर्ष इन सब में डूब जाए, क्योंकि ये हमारे जो महान जो विचारक हुए हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गया, तो क्या इनका जो सपनों का भारत है वो ऐसा है? नहीं, कहीं ना कहीं तो अच्छाई छिपी है, तो हमें उन अच्छाइयों को देखना है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले, निरीह मीन्स बिना किसी दोष के, दोष रहित, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी परिश्रमी, श्रमजीवी का शब्दार्थ क्या होगा? परिश्रमी। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक यहाँ क्या बता रहा है कि आजकल कैसा माहौल है, जो ईमानदारी और मेहनत से कार्य करता है वो तो पिस रहे हैं, जो परिश्रमी लोग हैं वो तो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वो केवल अपना दाना पानी की व्यवस्था भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। लेकिन जो झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले हैं वो फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय बताया गया है। ईमानदारी, जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? ये तो मूर्ख है, जो कि बहुत गलत बात है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। भीरू मीन्स डरपोक, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक क्या कर रहा है कि लोग क्या बोलते हैं कि जो ईमानदार व्यक्ति है वो ईमानदार व्यक्ति को किसका पर्याय समझा जाता है? मूर्खता का, भीरू का, डरपोक है वो, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर सकता है, झूठ फरेब वाला काम नहीं कर सकता है, वो डरता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, और लोगों की जो ईमानदारी के प्रति जो आस्था है वो भी डगमगाने लगी है। कुछ प्रश्न पूछो इसमें से आप लोगों को। चैप्टर समझ आ रहा है? यस ईशांत, पवन, प्रश्न पूछो। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले बताइए चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? यस पवन, आप लोगों को मैं अनम्यूट कर देती हूँ सभी को, लेकिन आप लोग म्यूट होके रहना, सेल्फ म्यूट होके रहना, कि जिसका नाम लो वो आंसर देगा, ठीक है। यस पवन, लेखक का नाम बताइए। मैम हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो इस समय सुखी कौन है? प्रियांशी शर्मा, इस जो अपन ने जो पाठ समझा है उसके अकॉर्डिंग सुखी कौन है? यस प्रियांशी, अनम्यूट कर रखा है मैंने सभी को। यस ईशांत, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले। इसमें पूछा है कि इस समय सुखी कौन है? ऑप्शन बताऊं आपको?
बेईमान लोग, बेईमान लोग। नो, बेईमान। इसमें बेईमान और कुछ नहीं करते। मैम जो बेरोजगार है। देखिए, इसमें बेईमान ईमानदार इन लोगों, ये जो बेईमान है, जो फरेब का काम करते हैं, उनके लिए तो क्या, वेरी गुड, जो कुछ भी काम नहीं करते वो लोग सुखी है। अपने को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है? यस मैम। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? जो कुछ काम नहीं करता वो सुखी है, और जब कुछ काम करते हैं तो लोगों की क्या मनोवृत्ति हो जाती है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उसके अंदर क्या ढूंढते हैं? दोष। दोष। काम करता है तो उनके गुणों को तो देखते नहीं है, और उसके अंदर जो दोष है उसको ढूंढते हैं। यस ठीक है? मैम। प्रत्येक आदमी का दोषी दिखना किसका विषय है? प्रत्येक आदमी का दोषी देखना या दिखना किसका विषय है? लेखक के अकॉर्डिंग ऑप्शन बता रही हूँ, भय का है, हर्ष का है, प्रसन्नता का है, या चिंता का है? चिंता का। चिंता है। चिंता का। जो लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आज जो लोग है वो ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है? जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो उसकी क्या स्थिति है? मैम वो बहुत मुश्किल में है, कोई उन पर विश्वास ही नहीं करता है। मैम उन्हें लोग मूर्ख उनको लोग कहते हैं। क्या समझते हैं? मैम उन्हें लोग मूर्ख कहते हैं। लोग उनको मूर्ख समझते हैं, भीरू समझते हैं, डरपोक समझते हैं, मैम वो बेबस समझते हैं। बेबस मतलब मैम भोला भी समझते खुद हैं। के ऊपर उनका बस नहीं है, दूसरों के वो अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। ओके ठीक है? आज कौन फल फूल रहे हैं? मैम बेईमान मैम लोग। दोषी लोग। बेईमान लोग। बेईमान लोग। कौन फल फूल रहे हैं? मैम बेईमान और दोषी लोग। बेईमान। झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है अपने को। तो कौन फल फूल रहे हैं? बेईमान लोग। झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले। ओके, मैम फरेब क्या होता है? धोखा। धोखा, वेरी गुड। ठीक है? और आज ईमानदारी का पर्याय किसे समझा जाता है? ईमानदार मूर्ख लोग। ईमानदारी का पर्याय मूर्खता। ठीक है? मूर्खता का पर्याय समझा जाता है ईमानदारी को। ठीक है, वेरी गुड। यानी ये पैराग्राफ आपके अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलिए। मैम हमारे मैम हर सब्जेक्ट में मैम जो गूगल फॉर्म टेस्ट हो रहे हैं मैम, वो आप नहीं लोगे क्या? लूंगी ना। तो हिंदी में कैसे मैम लिखेंगे? कब है हमारा? टाइम टेबल ऑप्शन मिल आएंगे, जाएगा आपको। ठीक है? तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन आएगा मैम वो तो मैम वो तो PT1 होंगे मैम, पर एक बार आप हमको मैम रिवीजन करा के मैम बताओगे तो सरीना कि कैसे होंगे हिंदी के। आपने और सब्जेक्ट के रिवीजन ले लिए? यस मैम। यस मैम, प्रैक्टिस टेस्ट हुए हैं। बस वैसे ही ये ऑप्शनल ही है आपको। आप जैसे ये बहुविकल्पित प्रश्न समझते हो ना, ऑप्शन। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पे वो आप एंटर कर दोगे, उसमें क्लिक कर दोगे। मैम फिलिंग द ब्लैंक्स। यस मैम। बस वो ही आएंगे, ऑप्शनल ही है। 20 प्रश्न मैंने ऑप्शनल के बनाए हैं। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और अच्छे से रिवीजन हो ही गया। 4 चैप्टर इसमें आ रहे हो, 3 चैप्टर आपको वैसे तो सिलेबस मिल जाएगा आजकल में ही। ठीक है? मैथ्स में तो सिलेबस बता दिया। कोई नहीं, आपको मिल जाएगा सिलेबस। वैसे 4 तो मैंने रीडर में दिए और 3 चैप्टर्स ग्रामर में दिए, और फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा ग्रुप पे। ओके मैम। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, तो पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। ओके,
भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक होता है अपनी जो जरूरतें की वस्तुएं हैं, तो भारतवर्ष में इन वस्तुओं को कभी भी, यानी इनको हम इकट्ठा करें, इसको कभी भी महत्व नहीं दिया गया है कि हमारी जो जरूरतें के सामान है उनको हम अधिक से अधिक संग्रहित करके रखें। सुविधा का जो सामान है उसको कभी भी भारतवर्ष में महत्व नहीं दिया गया है। भारतवर्ष में महत्व किसको दिया गया है? मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। चरम, उच्च, परम, आवश्यक। चरम का मीन्स क्या होता है? उच्च और चरम एंड और परम, आखिरी और सबसे सुंदर। ठीक है, शब्दार्थ लिख लीजिए, चरम और परम का आखिरी और सबसे सुंदर। ठीक है, चरम का तो उच्च है ना? उच्च तो अब जो यहाँ लाइन के अकॉर्डिंग जो आंसर है तो यहाँ पर आखिरी आएगा। ठीक है, वैसे चरम होता है उच्च के लिए आता है, लेकिन कई बार होता है कि सब भाव के अनुसार इसका अर्थ ले लिया जाता है। तो चरम और परम हो गया आखिरी और सबसे सुंदर। ठीक है, वैसे परम का शब्दार्थ होता है आवश्यक, लेकिन इसके अकॉर्डिंग होता है कि चरम और परम आखिरी और सबसे सुंदर। ठीक है, यस मैम। तो जो मनुष्य के अंदर भीतर जो गुण है, जो सद्गुण है, वो क्या है? चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। हर मनुष्य में ये गुण स्वाभाविक है, हर मनुष्य में ये गुण विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से गुण? लोभ, मोह, काम, क्रोध भी आदि विचार मनुष्य में पहले से ही रहते हैं, लेकिन उनको जो बढ़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और मोह भी नहीं रखना चाहिए। हालांकि सब मनुष्य में ये चारों गुण होते हैं, लेकिन पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि इन ऐसे गुणों को ही प्रधान गुण मान लेना, इनको ये गुण सभी में रहते हैं। लोभ भी रहता है, काम भी रहता है, क्रोध भी रहता है, मोह भी रहता है, लेकिन इनको क्या है? साइड में कर दो, जब जरूरत हो बस उतना ही। तो इनके इशारों पे नाचना ही बहुत बुरा आचरण है, वो व्यक्ति बहुत ही बुरा बन जाता है। फिर इन गुणों को जो अपना परम मान लेता है, तो आवश्यक मान लेता है, या इनके इशारों पर नाचता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। हमारा जो भारतवर्ष है इन गुणों को हमेशा से नकारा ही है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। जितनी जरूरत हो बस उतना ही ये गुण होना चाहिए, अधिक ये नहीं होना चाहिए। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें क्या है? भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, भूख को भी नकारा नहीं जा सकता। जब भूख लगती है तो खाना खाना ही पड़ता है, और जब कोई बीमार होता है तो उसको दवा देनी ही पड़ती है। तो क्या और गुमराह है, जो रास्ता भटक गया है, गुमराह किसको बोलते हैं? जो रास्ता भटक गया है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करने होते हैं। तो वैसे ही बस जो इतने गुण है उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही प्रयोग में लेना चाहिए, उसको अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ ही नहीं मान लेना चाहिए। इसी पैराग्राफ में यही बताया गया है। नेक्स्ट म्यूट करना ही पड़ेगा क्या आप लोगों को? कुशाल चिल्ला रहा है। कुशाल राव, मैम मैं तो कुछ हो रहे नहीं। हाँ ठीक है, आवाज पहचानने में आती है बेटा, मेरी चिंता मत करो आप। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू लक्ष्य से प्रेरित है।
अब आगे क्या बता रहे हैं लेखक, लेकिन जैसे गुमराह को सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, दंड व्यवस्था देनी पड़ती है, लेकिन वो दंड व्यवस्था भी सीमित मात्रा में होती है। ऐसे नहीं कि उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। दवाई देते हैं जब लोग बीमार होते हैं, दवाई की भी मात्रा सीमित होती है। और जब भूख लगती है तो अपने को पता है कि अपने को कितना खाना है, बहुत ज्यादा अपन नहीं खा सकते। तो लेकिन इसमें आगे पैराग्राफ में जो बता रहा है कि हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि होता है, कृषि किसको बोलते हैं, खेती को, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा और की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी गरीब की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी बनाए, व्यापार के क्षेत्र में भी बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बनाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बनाए हैं। लेकिन वो कभी-कभी वो लोग इनका गलत फायदा भी उठा लेते हैं, अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और अपने सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारतवर्ष में क्या रहा है, जो कानून बना दिया है सरकार ने वो ही हमारा धर्म है। तो कानून को किस रूप में देखता आया है भारतवर्ष, धर्म के रूप में। लेकिन आजकल जो कानून है, कानून और धर्म दोनों में अंतर हो गया है। कैसे, धर्म के अकॉर्डिंग तो कोई किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। मैम बहुत लोग देते हैं धोखा तो कानून को। तो यस, क्या बोल रहे हो मैम? बहुत लोग होते हैं जो ये भ्रष्टाचारी करते हैं, वो लोग कानून को धोखा देते हैं। पहले क्या होता था, जो सरकार ने कानून बना दिया लोग उसको धर्म समझते थे और धर्म के नाम पर लोग डरा करते थे, किसी के साथ कोई धोखा नहीं करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है कि कानून को धर्म से अलग कर दिया गया है। कानून को तो धोखा दे देते हैं लेकिन धर्म को धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, धर्म से डरने वाले, भीरू का मीन्स होता है डरपोक। वीडियो ऑन करिए सभी। धर्मभीरू धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आज क्या स्थिति है, जो लोग धर्मभीरू है, जो धर्म के नाम से डरते हैं, धर्म की ऊंच नीच होने पे डरते हैं, वो लोग भी कानून में जो कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां होती है, गलतियां, अर्थ लिख लीजिए, त्रुटियां, गलतियां से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो वो लोग भी जो धर्मभीरू है, वो लोग भी कानून की कुछ जो कमियां हैं उनका लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपर के यानी जो अधिकारी लोग होते हैं, उच्च अधिकारी लोग हैं, तो वहां जरूर ये भ्रष्टाचार वगैरह फैला हो, लेकिन अंदर ही अंदर लोग धर्म को कानून से बड़ा मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहा है, चाहे किसी क्षेत्र में जो एक आध क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र है, उनमें चाहे बेईमानी फैली होगी, भ्रष्टाचार फैला होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं वो आज भी धर्म से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं। आध्यात्मिक होता है ईश्वर से संबंधित। आध्यात्मिकता का अर्थ समझ लीजिए, धर्म से संबंधित लिख लीजिए यहाँ पर आध्यात्मिकता।
ठीक है, तो अभी भी आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, अभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो धर्म से डरते हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई की राह पे चलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसे कई लोगों, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो कुछ एक लोगों की वजह से हमारा जो भारतवर्ष है वो गड्ढे में जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा भारत का वर्चस्व है वो बना हुआ है। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। जो ये गुण है, हर व्यक्ति में गुण मिलेंगे। भारत में जो जन्म लिया है उन हर व्यक्ति में ये गुण मिलेंगे, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, लेकिन उन गुणों को क्या है, दबा दिया जाता है। लेकिन आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, चाहे वो ऊपरी तौर से भ्रष्टाचार का कार्य कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, उच्च पद पर जो बैठा है उसका वो फायदा उठा रहा हो, लेकिन अभी भी उसमें एक भारतीय आत्मा है, भारतीय, उसमें जो उसका मन है वो भारतीय ही है। और भारतीय में जो मन है वो क्या क्या गुण है उसमें, महिलाओं को वो सम्मान करता है, मनुष्य से वो प्रेम करता है, और चोरी को मन ही मन उसको पता है कि चोरी गलत है, चोरी को वो गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। और समाचार पत्रों में जो इन सब के विरुद्ध जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, लोग जो गुस्सा दिखाते हैं, तो उससे क्या सिद्ध होता है कि हम लोग बेईमानी को, भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी ये गुण लोगों में मौजूद है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस मैम। अच्छा, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से। ओके मैम। बताइए, भारतवर्ष में किन वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया है? मैम भारतवर्ष में वेरी गुड, किन वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया? मैम भौतिक वस्तु। वेरी गुड। भारत की दृष्टि में चरम और परम किसे माना गया है? मैम मनुष्य की, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है उसी को वेरी गुड, वेरी गुड। मनुष्य के अंदर जो महान गुण है वो स्थिर भाव से बैठा हुआ है, उसे चरम और परम माना गया है। और मनुष्य में स्वाभाविक रूप से कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं? मोह, काम, क्रोध और विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि गुण हर व्यक्ति में स्वाभाविक है, ठीक है। भारतवर्ष ने किस गुण को उचित नहीं माना है? भारतवर्ष में किस गुण को उचित नहीं माना है? लोभ, मोह, काम, क्रोध। जो ये सब गुण है, जो स्वाभाविक है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब के अधीन होके रहना या इन गुणों को ही प्रधान गुण मान लेना, ये भारतवर्ष ने कभी उचित नहीं माना है, ठीक है। बुरा आचरण क्या है? क्या? बुरा आचरण, एक वर्ड आया था इसमें, बुरा आचरण है। अभी मैंने जो आंसर बताया इसी के अकॉर्डिंग आंसर है इसका। बुरा आचरण क्या है? मतलब चोरी करना, धोखा देना, फरेब करना, ये तो है ही। अपने को इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। जो ये मनुष्य में स्वाभाविक गुण है, हाँ, वेरी गुड। जो ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण है
उनको ही प्रधान शक्ति मान लेना बुरा आचरण है, क्योंकि इसके अधीन होके मनुष्य कार्य करेगा तो उससे जरूर ही ये कुछ ना कुछ उससे गलत होगा, दोषी हो जाएगा वो। तो इस तरह से इसको बुरा आचरण माना गया है। भारतवर्ष ने धर्म को कानून के ऊपर देखा है या नहीं? धर्म कानून के ऊपर है या कानून धर्म के ऊपर है? कानून के ऊपर। पहले कानून को धर्म माना जाता था। कानून को धर्म के रूप में ही देखा है। कानून को किसके रूप में देखा है? धर्म के रूप में। धर्म के रूप में देखा है। त्रुटियों का लाभ उठाने में कौन संकोच नहीं करता? कानून की जो त्रुटियां हैं उनका लाभ उठाने में कौन? धर्म भीरू भी आजकल कानून की जो त्रुटियां हैं उनका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अभी भी मनुष्य में कौन कौन से गुण मौजूद हैं? मैम सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता। ईमानदारी, सच्चाई, वेरी गुड। दरिद्र जो जन है, गरीब जो व्यक्ति है, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए हमारे देश में क्या बनाए गए हैं? कायदे कानून बनाए गए हैं। और कायदे कानून क्यों बनाए गए हैं? जो कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है और स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। दरिद्र जनों की जो हीन अवस्था है, उनकी जो बुरी अवस्था है, गरीब अवस्था है, उनको दूर करने में लगने वाले व्यक्ति क्या भूल जाते हैं? अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। क्या करते हैं? उनके लिए जो गरीबों के लिए जो कानून कायदे हैं उनका पूरा फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। उनका लाभ उठाते हैं। बीच में ही उनका कई बार होता है, सुनने में आता है कि गबन हो गया, पैसों का गबन हो गया है, कभी कुछ कर लेते हैं, अपने जो रिलेटिव है उनको ज्यादा फायदा पहुंचा देते हैं। नहीं है, सुनने में आता है आप लोगों के, पैसे लेके भाग जाते हैं। तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि ये कानून कायदे किसके लिए हैं और फायदा किसको मिल रहा है। ठीक है। कौन से लोग अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं? कौन से लोग अपनी सुख सुविधा, जो मार्ग से भटक जाते हैं ना अपने लक्ष्य से? जिन लोगों को कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति के कार्य में लगाया जाता है। सुनो, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो दरिद्र लोग हैं उनकी दरिद्रता को दूर करना है, उनको इन सब व्यवसायों में हिस्सा देना है, और वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, जो उच्च अधिकारी लोग होते हैं वो। ठीक है। दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने में लगने वाले लोग अपने लक्ष्य, अपने सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों के? नेक्स्ट, इसमें देखिए आगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेखक आगे क्या बता रहा है कि कहीं भी दोष दिखे उनका पर्दाफाश करना, लोगों के सामने उन दोषों को उजागर करना, वो बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यहाँ लेखक क्या बताना चाह रहा है कि लोगों का दोषों का पर्दाफाश करो, जो लोग बुरे हैं उनके दोषों को लोगों के सामने लाओ, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ गुण भी होते हैं, उन गुणों को बिल्कुल भी नकारो मत, उन गुणों को भी साथ साथ में देखने दो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि केवल उस जो दोषी वाला पक्ष है
तो लोग उसी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और ऐसे उसमें रस लिया जाता है। टीवी में देखते हो कई बार होता है एक ही खबर को कितना घुमा फिरा कर रस के साथ में बताया जाता है। ठीक है, तो लोगों का क्या कर्तव्य है, लोगों का आजकल क्या कर्तव्य है कि केवल दोषोद्घाटन, दोषों को ही उजागर करना उनका मूल कर्तव्य है और बुराई में ही वो लोग रस लेते हैं, केवल बुरे पक्ष को ही दिखाते हैं। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अब जो बुरी बात है, जैसे किसी के काम, जो गलत काम है उसको थोड़ा वो दिखा दिया जाए, साथ में उसके गुण भी देखे जाए, साथ में उनके गुण भी दिखाए जाए, तो वो एक अलग ही बात होगी। उसके जो अवगुण है वो लोगों के सामने तो आएंगे, लेकिन उसके जो दो गुण है वो ज्यादा नजर आएंगे, तो वो व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है, केवल दोषों को ही दिखाया जाता है, वो भी बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग जितनी अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको लोगों के सामने लाने से लोगों के प्रति अच्छाई, लोगों के मन में अच्छाई के प्रति विश्वास पैदा होता है और अच्छी भावना प्रेरित होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति के दोष, हर व्यक्ति में गुण दोष होते हैं, दोष हर व्यक्ति में मिल जाएंगे, लेकिन दोषों के साथ साथ उसमें कुछ गुण भी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके गुण को, दोष को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अपना टाइम हो चुका है क्लास का। आपने हमारी प्रेजेंट ले ली थी क्या? नाम बोलिए आप। नितेश शर्मा। नितेश शर्मा आपकी एब्सेंट लगी हुई है, आपने बाद में एंटर किया है। मैम पवन की प्रेजेंट लगा दिया। पवन की प्रेजेंट है। नितेश शर्मा, मैम प्रेजेंट। ओके नितेश, आप 6 को ज्वाइन क्लास में थे? यस मैम। ठीक है, प्रेजेंट है आपकी, प्रेजेंट लगा दी है मैंने। मेरी लगा रखी है क्या? यस, नाम बोलो बेटा। कविश कुमार, कविश की प्रेजेंट है। ओके कविश। केशव एब्सेंट है। पवन सिंह की प्रेजेंट लगा दी है। यस, अनम्यूट कर रही हूँ।